हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अनुपमा एक गांव में रहने वाली सुलझी हुई लड़की थी, जिसका बाल विवाह बचपन में ही सात्विक के साथ हो गया था। शादी के बाद सात्विक शहर में पला बड़ा था, तो वहीं अनुपमा गांव की सीधी साधी लड़की थी, जो अपनी माँ के साथ जीवन बिताती थी। एक दिन अनुपमा की माँ राधा उससे बोलती है, बेटी, अब तो तुम बड़ी हो गई हो और सुना है सात्विक भी अब शहर में नौकरी करके बढ़िया कमा रहा है। मेरा ख्याल है अब सही वक्त है तुम्हारा गुना करके उसके साथ भेज देना चाहिए। अनुपमा ये सुनकर शर्माकर अपने कमरे में भाग जाती है। कुछ दिन बाद राधा अपनी बेटी का गोना करके उसे सात्विक के साथ विदा कर देती है। सात्विक उसे बस में बैठाकर गांव से शहर तो ले आता है, लेकिन वो अनुपमा को पसंद नहीं करता था, जिस कारण वो बस स्टॉप पर ही उसे सारा सच बता देता है और उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। उसे जाता देखकर अनुपमा चिल्लाते हुए बोलती है, सात्विक जी सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। सात्विक एक भी बार पीछे पलट के नहीं देखता, जिसके बाद अनुपमा रोते रोते वहीं जमीन पर बैठ जाती है और खुद से बोलती है, सात्विक जी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ऐसी क्या कमी थी मुझ में जो वो मुझे छोड़कर चले गए? मैं वापस घर भी नहीं जा सकती, क्योंकि अगर माँ को पता लगा कि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है तो उनको कुछ हो जाएगा। ऊपर से गांव में जो बदनामी होगी वो अलग। इतना कहकर जहां अनुपमा दर दर की ठोकरें खा रही होती है, वहीं सात्विक अपने घर आता है, जहां उसकी दूसरी पत्नी नीलम दरवाजा खोलती है और उससे बोलती है, आ गए आप, पूरे 2 दिन बाद आए हो, अब मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगी। इतना कहकर नीलम सात्विक को गले से लगा लेती है और सात्विक मन में बोलता है, तुमको छोड़कर कहीं ना जाना पड़े, इसीलिए तो ये सब कर रहा हूँ मेरी जान। अगले दिन सात्विक नाश्ता करके घर से निकल जाता है और नीलम घर का काम खत्म करके शॉपिंग के लिए चली जाती है कि तभी उसे एक औरत रास्ते में बेहोश मिलती है। वो जल्दी से अपने हैंडबैग से पानी की बोतल निकालकर उस औरत के मुंह पर पानी की छींटे मारती है और होश में आने के बाद वो उसे पानी पिलाती है, जिसके बाद नीलम बोलती है, कौन हो तुम और ऐसे बीच रास्ते में बेहोश कैसे हो गई? क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? अगर ऐसी कोई बात है तो तुम मुझे अपनी बहन समझकर मुझे बता सकती हो। अनुपमा नीलम को सारी कहानी सुनाती है, जिसे सुनने के बाद नीलम सात्विक को कॉल करके बोलती है, हेलो बेबी, सुनो। जान, अभी मैं बात नहीं कर सकता, बहुत बिजी हूँ, एक मीटिंग है। इतना कहकर सात्विक कॉल कट कर देता है और अपना काम करने लगता है। वहीं नीलम अनुपमा से बोलती है, अरे अनुपमा, उस बेरहम पति का नाम तो बताओ जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया। नहीं नीलम जी, हमारे खानदान में पत्नियां शादी के बाद पति का नाम नहीं लेती। ओहो, तुम औरतें और तुम्हारे पुराने विचार, वो भी उस कंजर के लिए जो तुमको छोड़कर चला गया। खैर, अब तुम क्या करोगी? ये तो पता नहीं, पर मैं गांव नहीं जाऊंगी, बस यहीं कोई छोटा मोटा काम देखकर अपनी जिंदगी काट लूंगी। नीलम को अनुपमा की ये बात सुनकर एक तरकीब सूझती है और वो अनुपमा से बोलती है, अच्छा, अगर तुमको कोई दिक्कत ना हो तो तुम मेरे घर चल सकती हो। मुझे एक नौकरानी की जरूरत है, तुमको घर मिल जाएगा और मुझे भी फायदा होगा। ये सुनकर अनुपमा नीलम के साथ चलने को राजी हो जाती है। शाम होने पर जैसे ही सात्विक घर आता है तो अनुपमा उसके लिए चाय लेकर आती है, जिसके बाद वो उसे देखकर चौंक जाता है और वहीं अनुपमा भी चाय का कप नीचे गिरा देती है। जिसके बाद अनुपमा को ये समझने में देर नहीं लगती कि नीलम ही उसकी सौतन है और अब उसे सौतन होने का दर्द सारी उम्र झेलना है। जिसके बाद अनुपमा नॉर्मल रिएक्ट करते हुए सात्विक से बोलती है, माफ करना साहब, मैं आपके लिए दूसरी चाय बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर अनुपमा चाय बनाने चली जाती है और सात्विक आकर नीलम से बोलता है, ये कौन है और किस भिखारन को तुम घर उठा लाई हो? बेबी, ऐसे क्यों बोल रहे हो? पता है, उसका कमीना पति उसे छोड़कर भाग गया। पता नहीं क्यों, मुझे वो बहुत अपनी जैसी लगती है। लगेगी ही, सौतन जो है। कुछ कहा तुमने? अरे नहीं नहीं, बस ये कि मुझे घर में फालतू की भीड़ नहीं पसंद। ओह हेलो, तुम्हारा घर? ये मेरा घर है। इनफैक्ट तुम्हारी जॉब भी मेरे पापा की दी हुई है। इसलिए ही तो झेल रहा हूँ तुमको, वरना तुमसे सही तो एक गांव की गवार दिखती है। खैर, ये गवार कुछ बोलेगी नहीं और मैं दोनों से मजे ले सकता हूँ।
जहाँ सात्विक अनुपमा और नीलम के लिए इतनी नीच सोच रखता था, वहीं अनुपमा रसोई में काम करते हुए बोलती है। कोई बात नहीं, मेरे पति अगर मुझे ना अपनाए, कम से कम मैं उनके पास तो हूँ, मेरे लिए यही बहुत है। और नीलम जी कितनी अच्छी हैं, मैं उनका दर्द भी नहीं देख सकती। अगर उनको सच का पता लगा तो उन पर क्या बीतेगी। ये सब सोचने के बाद अनुपमा नई चाय बनाकर लाती है और सबको देती है, जिसके बाद अनुपमा अपनी सौतन के साथ नौकरानी बनकर उसी घर में रहने लगती है। दिन गुजरते हैं। सात्विक रहता तो नीलम के साथ, पर छुप छुप कर वो अनुपमा को भी छेड़ा करता और अनुपमा कोई न कोई बहाना बनाकर खुद को बचा लिया करती। ऐसे ही एक दिन नीलम आकर सात्विक के सामने अनुपमा से बोलती है। अनु, तुम्हारे साथ जो हुआ उसके लिए तुम्हें ऐसे चुप नहीं बैठना चाहिए। फिर क्या करूँ दीदी? क्या करूँ मतलब? तुम्हें उसकी पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। सच बताऊं तो ऐसे लोगों को जेल के अंदर होना चाहिए। पता नहीं अब किस बेचारी की जिंदगी नरक कर रहा होगा। ये सुनकर सात्विक उसे रोकता हुआ बोलता है। अरे नीलम बस भी करो, क्यों इतना हाइपर हो रही हो? अरे क्यों ना हो, अगर तुम ऐसा करते ना तो मैं तो तुम्हें धक्के मारकर घर से निकाल देती और कहीं का भी नहीं छोड़ती। ये सुनकर सात्विक हैरान रह जाता है, जिसके बाद अनुपमा बोलती है। दीदी छोड़िए, आप क्यों मेरी इतनी चिंता करती हैं? पता नहीं अनु, पर मुझसे तुम्हारा दर्द नहीं देखा जाता और मैं खुद को रोक नहीं पाती। ये सुनकर अनुपमा की आंखें भर आती है और नीलम उसे गले लगा लेती है, जिसके बाद सात्विक मन में सोचता है, ये औरतें और इनके नाटक, भगवान ही बचाए। कुछ देर बाद सात्विक काम पर चला जाता है और अनुपमा अपने घर के काम करने लगती है। शाम होने पर सात्विक नशे में धुत होकर घर आता है और डोरबेल बजाता है। अनुपमा दरवाजा खोलती है, जिसके बाद सात्विक उसे अपनी बाहों में भरने ही वाला था कि वो भाग जाती है। जिसके बाद सात्विक मन में बोलता है, कब तक भागेगी? बड़ा पति पति करती है ना मुझे। आज तो इससे पति का हक लेकर रहूंगा, बस एक बार नीलम सो जाए। इतना कहकर सात्विक नीलम के साथ खाना खाता है और सोने चला जाता है। थोड़ी देर बाद नीलम के सोते ही सात्विक आधी रात को उठकर अनुपमा के कमरे में जाता है और उसे गले लगाते हुए बोलता है। अनु मेरी जान, हाय आज तक तुझे कभी बाहों में नहीं भरा। ये सुनकर अनुपमा डर जाती है, लेकिन वो जानती थी अगर वो चिल्लाती तो नीलम जाग जाती। जिसके बाद वो बस खुद को सात्विक से बचाने की कोशिश करती है और सात्विक उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन सात्विक कुछ कर पाता इससे पहले ही नीलम अनुपमा के कमरे में आकर लाइट जला देती है। जिसके बाद अनुपमा नीलम को सब कुछ सच बताती है और नीलम सात्विक को थप्पड़ मारती है। जिसके बाद वो पुलिस को कॉल करके पुलिस को बुला लेती है। कुछ देर बाद पुलिस नीलम के घर आती है और नीलम उन्हें सारा सच बताती है और उसके बाद पुलिस सात्विक को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है। उनके जाने के बाद नीलम अनुपमा से बोलती है, अरे पगली, तूने इतना दुख क्यों झेला? हमें भला करना चाहिए, लेकिन बस उनका जो इसके लायक हो। इतनी मीठी बनेगी तो दुनिया खा जाएगी। किरण बहुत ही सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की थी, जिसे कोका यानी कि नोज पिन पहनने का बहुत शौक था। वो हर रोज अलग अलग तरह के कोके पहना करती थी। ऐसे ही एक दिन वो कॉफी शॉप में बैठी अपनी फ्रेंड निकिता के साथ कॉफी पी रही थी। जैसे ही वो अपने माथे से अपने फ्लेक्स को पीछे करती है तो उसका हाथ उसकी नोज पर जाता है और घबराकर बोलती है, ओह शिट, मेरा कोका कहाँ गया? मेरी मॉम ने मुझे बहुत प्यार से दिया था। निकिता प्लीज ढूंढ यार, ढूंढ मेरे साथ मिलके। हाँ यार देखती हूँ, ऐसा कर तू उस टेबल के पास देख और मैं दूसरी तरफ देखती हूँ। हाँ हाँ जल्दी देख। दोनों बहुत ढूंढती हैं, मगर कोका कहीं नहीं मिलता। तभी पुनीत नाम का हैंडसम सा लड़का बिल पे करता है और उस समय उसके पैसे नीचे गिर जाते हैं। वो जैसे ही पैसे उठाता है उसे बहुत खूबसूरत सा कोका मिलता है, जिसे वो उठा लेता है और अपने आसपास मुंडी हिलाकर देखता है तो उसे परेशान किरण दिखाई देती है। वो उसके पास जाकर बोलता है, एक्सक्यूज मी, क्या आप कुछ ढूंढ रही हैं? मैं हेल्प यू? नो इट्स फाइन, वैसे भी आपको पता नहीं है कि मुझे क्या चाहिए। आप परेशान मत होइए, मुझे लग रहा है आप इसको ढूंढ रही हैं।
किरण जैसे ही उस लड़के के हाथ में अपने कोके को देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे उस लड़के के हाथ से छीनकर कहती है, हे यू, तुम पागल हो क्या? मैं कब से इसे ढूंढ रही हूँ और तुमने इसे छुपा कर रखा है। ये नहीं कि आकर दे दूं, बेशरम कहीं के। एक्सक्यूज मी, हे लिसन टू मी। अब ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करना कि तुमने ये नहीं चुराया, तुम्हें तो यही मिला था। What's wrong with this girl? एक तो मैडम का सामान ढूंढ कर लौटाया, ऊपर से मुझे ही चोर कह रही है। ये सब होता हुआ निकिता देख लेती है और किरण को समझाती है कि ये उसी लड़के ने उसको ढूंढ कर दिया है, जिससे किरण को अपनी गलती का एहसास होता है। तो वो कॉफी शॉप में वापस जाती है और उस लड़के को ढूंढती है। तभी सामने बैठा पुनीत उसको देख जाता है और पुनीत उसको अपनी तरफ आता हुआ देख कहता है, अब क्या आप मुझे मारने आई हैं या गुंडा बताएंगी? क्योंकि पहले तो आप मुझे चोर बता चुकी है। एक्सक्यूज मी, देखिए मैंने अंदर आपको अभी बिना कुछ सोचे समझे बहुत ज्यादा ही बोल दिया। उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी एंड थैंक यू सो मच, क्योंकि ये कोका मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है और आपने इसे मुझे ढूंढकर वापस दे दिया। ओके ओके, इट्स ओके। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। थैंक यू पानी के लिए। बाय द वे, आपका नाम क्या है? आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। कितना पकड़ पकड़ आप नॉन स्टॉप बोलती हैं। थोड़ी सांस भी ले लीजिए। वो क्या है ना, मैं इस पूरी दुनिया में इकलौता पीस हूँ। भगवान ने मुझे बड़ी फुर्सत से बनाया है। That's true। आपको देखकर लग ही रहा है कि आप दुनिया में इकलौती हैं। अरे आपने तो अपना नाम ही नहीं बताया अभी तक। अरे बोलने दोगी तब बोलूंगा ना। आपने कुछ कहा क्या? जी, मेरा नाम पुनीत मल्होत्रा है। एंड माई नेम इज किरण दवे। अब तो हम दोनों फ्रेंड्स हैं ना, तो प्लीज आप मेरा और मेरी फ्रेंड का बिल पे कर देना। अभी मुझे लेट हो रहा है। ओके बाय। उफ, सच अ वियर्ड गर्ल। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। किरण अपना कोका चेंज करके दूसरी डिजाइन वाला पहनती है और नाइट क्लब में जाती है। वहाँ वो डांस कर ही रही होती है कि तभी उसे प्यास लगती है और वो ड्रिंक पीने ड्रिंक सेक्शन में आ जाती है, जहाँ उसकी नजर साइड में खड़े पुनीत पर पड़ती है और वो उससे कहती है, हे हाय मिस्टर पुनीत, हाउ आर यू? हाय, उफ, ये लड़की फिर से दिमाग खाएगी मेरा। अरे मिस्टर पुनीत, आप अपना चेहरा क्यों छुपा रहे हैं? अरे नहीं नहीं, मैं क्यों फेस छुपाऊंगा? अरे वो बस फेस पर कुछ लग गया था। ओह अच्छा, तो चलिए बताइए आज मैं इस ड्रेस में कैसी लग रही हूँ? वेरी नाइस। किरण, आप वाकई में बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। अब मैं इतनी सुंदर हूँ तो क्या करूँ? आपको पता है मैं इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल सिर्फ इस कोके की वजह से लगती हूँ। अच्छा थोड़ी देर रुको, मैं अभी डांस करके आती हूँ। किरण जैसे ही आगे बढ़ती है उसका पैर फिसल जाता है और वो पुनीत की बाहों में गिर जाती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में डूब जाते हैं। तभी वेटर के हाथ से ग्लास गिर जाता है और किरण पुनीत के पास से चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। दोनों किसी न किसी वजह से एक दूसरे के सामने आ ही जाते थे। धीरे धीरे दोनों के दिल में फीलिंग जगी, लेकिन इकरार किसी ने नहीं किया। तभी एक दिन मॉल में आग लग जाती है, जहां दोनों फंसे होते हैं और पुनीत उस आग में किरण को बेहोश देखता है और जल्दी से जाकर उसको अपनी बाहों में उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर उसे किरण से मिलने भेज देते हैं, लेकिन वो अभी होश में नहीं होती। किरण, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तो पहले की तरह चपड़ चपड़ करो ना। तुम मुझे ऐसी बहुत प्यारी लगती हो एंड आई लव यू सो मच। अरे अगर इतना ही प्यार करते हो तो पहले क्यों नहीं बोला? तुम मेरी बात क्यों सुन रही थी? क्यों, और किसी को बोल रहे थे क्या? नहीं, तुम्हें ही। ये सब छोड़ो और शादी कब करनी है ये बताओ। कल करेंगे। अगले दिन ही दोनों धूमधाम से शादी कर लेते हैं। पुनीत उसे अपने घर में ले जाता है और अपनी माँ सुमन से मिलवाता है। सुमन अपनी नई बहू की आरती उतारती है और कहती है, अरे मेरा बेटा बहुत ही सुंदर बहू लाया है। मेरा तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। हाँ माँ, आखिर पसंद किसकी है? बहू, इस कलश को धीरे से पैर मारकर अंदर आ जा। हाँ जी माँ जी। किरण को अपने ससुराल में आकर कुछ दिन बीत जाते हैं और वो धीरे धीरे सारा काम संभाल लेती है। ऐसे ही शाम के वक्त उसका पति उसके लिए गिफ्ट में बहुत सारी
अलग अलग डिजाइन के कोके लेकर आता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और उनमें से एक कोका पहन लेती है। कुछ देर बाद वो अपनी सास को पानी देने जाती है। तभी सुमन की नजर उसकी बहू की नथनी पर जाती है और वो कहती है, अरे बहू, ये क्या, तूने फिर से नथनी बदल दी? तू हर रोज कुछ ज्यादा ही बदल बदल कर नहीं पहन रही, और ये सोने की भी नहीं है, नकली है, ये मत पहनना कर। वो माँ जी, दरअसल बात ये है कि मुझे ये वाली बहुत पसंद है और मेरे ऊपर सूट भी यही करती है बस। नहीं बहू, तू अभी के अभी इसको उतार, भला मेरी बहू की नाक में ऐसी नकली चीज रहेगी तो लोग क्या बोलेंगे? पर माँ जी, सुमन अपनी बहू की एक नहीं सुनती और जबरदस्ती उसे सोने की लौंग पहना देती है और किरण पहनकर सो जाती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो उसकी नाक में बहुत दर्द होता है। वो मिरर में जाकर देखती है कि सोने की लौंग पहनने की वजह से उसकी नाक पक गई है और काली काली हो गई है। तभी वो अपनी सास को देखती है और कहती है, अरे बहू, ये क्या हो गया तुझे? तेरी नाक पक कैसे गई? माँ जी, ये सब आप ही की वजह से हुआ है। मेरा मतलब है कि आपने मुझे सोने की लौंग पहना दी थी ना, इसी वजह से हुआ है ये। पर बहू, सोना पहनने से कभी नहीं होता है ऐसा। पर माँ जी, मैंने आपको बोला था ना कि मुझे आर्टिफिशियल लौंग ही सूट करती है, ना कि ये सोने की। इसीलिए मैंने कभी सोने की नहीं पहनी। मैंने आपको मना किया था, लेकिन आपने जबरदस्ती मुझे पहना दी। अच्छा, तू परेशान मत हो, डॉक्टर के पास चल। तभी सुमन अपनी बहू को डॉक्टर के पास दिखा देती है, जहां डॉक्टर उसको एंटीसेप्टिक क्रीम दे देता है और दोनों घर वापस आ जाते हैं। कुछ दिन बाद उस क्रीम के लगाने से उसकी नाक बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो फिर से अपने पति की लाई हुई आर्टिफिशियल कोके पहनने लगती है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।